हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जो त्रिभुज चैप्टर है उसके सभी कॉन्सेप्टों को सीखने वाले हैं। जो कि आज के सेशन में प्यारे साथियों जितने भी सवाल हैं, सवाल में जितने भी कॉन्सेप्ट प्रयोग होते हैं, सबके सभी कॉन्सेप्ट को हम बहुत सरल शब्दों में आपको सिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आपको सीख पाओगे। प्यारे साथियों, कॉपी कलम ले लीजिए और इसके बाद बैठ जाइए एक स्थान पर, शांति से, एकदम शांति माहौल में बैठिएगा, ताकि आपको वीडियो में जो भी वर्ड मैं बोलूँ आपको बहुत ही विधिवत ढंग से समझ में आए। तो प्यारे साथियों, अभी भी अगर आपका ये चैप्टर अधूरा है तो आज पूरा हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा समय मुझे देना होगा। तो प्यारे साथियों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। समय आपका बचे इसलिए मैं बोर्ड पर कुछ लिखा हूं, इसको समझाता हूं, इसके बाद जो है हम जो थेल्स का प्रमेय है उसको सिद्ध करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में अगर आप पूरे अंत तक बने रहेंगे तो आज की वीडियो से ही आपको इस चैप्टर के सभी नंबर आज की वीडियो में मिल जाएंगे। बस प्यारे साथियों, इसका एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल घबराइएगा मत, आपका पूरा एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं त्रिभुज होता क्या है। तो यहां पर देखिए मैं लिखा हूं, त्रिभुज क्या है प्यारे साथियों। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। वो नाम से स्पष्ट है, त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये त्रिभुज का आकार है, ठीक है, आकृति है, ये त्रिभुज की आकृति है। ठीक है प्यारे साथियों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये तो आप कक्षा 6, 7, 8, 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यहां पर मैं लिखा हूं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। प्यारे साथियों, अगर आपको ज्ञात करना है चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, जितने भी भुजाओं के कोणों का योग निकालना है तो आप इस फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। n-2 गुणे 180 अंश, जहां पर n क्या है? भुजाओं की संख्या है। यहां पर मैं नीचे लिखा हूं n क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो प्यारे साथियों, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजा, 1 2 3। तो मैं यहां पर क्या रखा? 3 रखा। 3 माइनस 2 गुणे 180, 3 में से 2 गए, 1 का गुणा 180 में करेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे साथियों? 180 ही मिलेगा। ऐसे अगर आपको चतुर्भुज का निकालना है तो आप देखिएगा चतुर्भुज का निकाल करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, आप बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा। प्यारे साथियों, समरूपता पर आ जाइए। समरूपता क्या होता है? देखिए, समरूपता नाम से स्पष्ट है, समरूप मतलब समान रूप का। कैसा? समान रूप का, मतलब ऐसी आकृति जो देखने में समान रूप का हो, उसे क्या कहते हैं? समरूप आकृति या समरूपता कहते हैं। तो प्यारे साथियों, दूसरा चीज तो ये, समरूपता को प्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, समरूपता को प्रदर्शित करते हैं किससे? ये जो अंतर वाला चिन्ह है, ये अंतर वाला जो चिन्ह है, इसी से हम किसको प्रदर्शित करते हैं? समरूपता को प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अब समरूपता के कुछ नियम है जो कि आपके प्रश्नावली 6.1 में समरूपता और सर्वांग समता पर ही सवाल है। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा समरूपता के पहले नियम को। ठीक है, क्या है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। अभी आपको नहीं समझ में आया, बिल्कुल घबराइएगा मत, आगे नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं। संगत कोण बराबर होने चाहिए, ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। चलिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहां पर सिखाता हूं। जैसे कि यहां एक त्रिभुज लिया हूं ए बी सी और एक त्रिभुज लिया हूं पी क्यू आर या आर पी क्यू, जो भी आप मानिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यहां पर ए बी जो है 2 सेमी है और ए सी 4 सेमी है, बी सी 3 सेमी है। वैसे यहां पर भी पी आर 4 सेमी है, पी क्यू 6 सेमी है और आर क्यू 8 सेमी है। कोण भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, 60 40 80, 80 40 60। तो यहाँ पर देखिए, कोण ए के बराबर क्या है? कोण ए 60 अंश है, तो कोण क्यू 60 अंश है। यहाँ पर मैं लिखा हूं कोण ए बराबर कोण क्यू कितना है? 60 अंश है। इसके बाद कोण बी बराबर कोण पी कितना है? 40 अंश है। इसके बाद कोण सी बराबर कोण आर कितना है? 80 अंश है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ए के बराबर क्यू और बी के बराबर पी और सी के बराबर आर। ठीक है, मतलब संगत कोण यही, एक त्रिभुज का अगर ये कोण ए है, इधर का वही कोण, कोई भी कोण उसके बराबर है तो क्या होता है? संगत कोण। जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो संगत कोण क्या है प्यारे साथियों? बराबर है ना। ठीक है, अब ये जब संगत कोण बराबर है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। चलिए, हम भुजाओं का अनुपात भी देख लेते हैं। ए बी बटे पी आर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। ए बी बटे पी आर 2 बटे 4, तो 2 दूना 4, 1 बटे 2 आया। इसके बाद बी सी बटे पी क्यू, बी सी 3 है और पी क्यू कितना है? 6 है, तो 3 बटे 6, 3 दूना 6, 1 बटे 2। इसी प्रकार ए सी कितना है? 4 है और
आर क्यू कितना है 8 है, यहाँ पर लिखे हैं क्यू आर या आर क्यू दोनों आप कह सकते हो। तो 4/8 मतलब 4 दूना 8 1/2 होगा ना। यहाँ पर देखिए 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है बराबर है। यहाँ पर मैं लिखा हूं, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है समान है। जब संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों आकृति कैसे होंगी समरूप होंगी। ठीक है, दोनों ही होने चाहिए। संगत कोण बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो वो समरूप नहीं होगा। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, कोण बराबर नहीं है, बोले तो संगत कोण बराबर नहीं है तो भी समरूप नहीं होगा। दोनों ही नियम का पालन होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। यहां पर मैं लिखा हूं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो प्यारे साथियों सर्वांगसम क्या होता है समझिएगा। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान। सर्वांगसम सभी अंग समान मतलब बराबर, और सर्वांगसम का जो प्रतीक है वो ये है। ठीक है, सर्वांगसम को प्रदर्शित कैसे करते हैं, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं सर्वांगसम को। ठीक है, और यहां पर मैं लिखा भी हूं ऐसी आकृति जिनके सभी अंग मतलब भुजा क्या हो समान हो, उसे क्या कहेंगे सर्वांगसम कहेंगे। देखिए प्यारे साथियों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से घुमा करके बना देता है। ठीक है, क्या है सर्वांगसम, सर्वांगसम समरूप हो सकता है। ठीक है, सर्वांगसम जो है वो समरूप हो सकती है, लेकिन समरूप सर्वांगसम हो यह जरूरी नहीं है। समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सर्वांगसम है वो समरूप होगा, लेकिन समरूप वो सर्वांगसम है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। ठीक, चलिए तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखिएगा अब थोड़ा सा हम लोग एक प्रमेय है जो प्रमेय 6.1 जिसको हम थिल्स के प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, थिल्स का प्रमेय जो है प्यारे साथियों ये कहता है अगर त्रिभुज की कोई दो भुजा को कोई एक रेखा है जो टच करती है और वो तीसरे भुजा के समांतर है, तो उन भुजाओं में अभी मैं आपको पूरी तरह से डिस्कस करके बताता हूँ, पूरी तरह से बताता हूँ चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो दोनों भुजाओं का जो संगत अनुपात है वो क्या होगा बराबर होता है। उसी को सिद्ध करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया ये कॉन्सेप्ट सबके सब उस प्रमेय में यूज होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल आप आसानी से सीख सको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊँ समकोण त्रिभुज तो आप सभी को पता होगा जिनका एक कोण क्या हो 90 अंश हो, उसे क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। ये हो गई इसकी लंबवत ऊंचाई हो गई और ये हो गया इसका आधार। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे साथियों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है BC, आधार क्या है BC और ऊंचाई क्या है AB, तो 1/2 BC गुणे AB। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक ये आकृति है, जैसे यहाँ पर मैं इसको थोड़ा कुछ समय के लिए इरेज कर दे रहा हूँ, इसको कुछ समय के लिए इरेज कर दिया। ठीक है, अब बताइए ये तो समकोण है नहीं, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो हम सबसे पहले इसको समकोण बनाएंगे। समकोण कैसे बनाएंगे, इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद इस भुजा पर हम एक लंब खींचेंगे जो P की ओर जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इस आकृति को देखिए, अगर इस रेखा को भूल करके देखेंगे तो ये समकोण दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो आप समकोण दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब समकोण के लिए क्या होता है आधार, प्यारे साथियों जो बढ़ाई गई भुजा होती है उसको जोड़ते नहीं है आधार में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा QR, देखिए आधार को हम क्या लिए QR गुणे PS, इसकी लंबवत ऊंचाई क्या होगी ये PS, समझ में आया। अब ये ऊंचाई नहीं होगी, ये लंबवत ऊंचाई ये ली जाएगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणे QR और गुणे PS, समझ में आया। चलिए एक कॉन्सेप्ट और है प्यारे साथियों, अगर एक भुजा है, ठीक है एक ही भुजा है किसी भी त्रिभुज, किसी दो या दो से अधिक त्रिभुज हो जिसके एक भुजा कॉमन हो, तो उन सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो समान होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ए है, देखिएगा ये भुजा है, एक त्रिभुज ये है, दिख रहा है ना स्पष्टता। एक त्रिभुज ये हो गया इसका क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का भी ये भुजा है, और ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का भी ये भुजा है, इस त्रिभुज का भी ये भुजा है, मतलब ये उभयनिष्ठ भुजा है। मतलब अगर दो त्रिभुजों का एक भुजा उभयनिष्ठ हो गया तो समझिएगा कि इन दोनों त्रिभुजों का, इसका भी और इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। इस त्रिभुज को ABC माने हैं, ABC का क्षेत्रफल और ABD का क्षेत्रफल। और अगर एक त्रिभुज यहाँ पर आप बनाएंगे तो इसका भी जो है E हो गया, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा इन्हीं त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बराबर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर मैं लिखा हूं एक ही भुजा पर बने सभी त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। एनी डाउट, कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है प्यारे साथियों तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, ठीक है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अगले टॉपिक जो कि थेल्स का प्रमेय है, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। प्यारे साथियों याद रखिएगा कि इस बार के पेपर में ये जो थेल्स का प्रमेय है अर्थात 6.1 ये जरूर ही आएगा। ये 99% चांस है, 1% चांस है प्यारे साथियों थेल्स के प्रमेय का विपरीत जो कि प्रमेय 6.2 है वो आने का। तो प्यारे साथियों आप बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से सीखिएगा। अगर ये तीनों बेसिक चीजें आपको आ गया तो समझिएगा थेल्स का प्रमेय भी आपको आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो आप पैक करके फिर से देखिएगा, जब तक ना समझ में आए तब तक देखिएगा। प्यारे साथियों मैं यहाँ पर लिख करके अपने शब्दों में, सरल शब्दों में आपको लिख करके समझा रहा हूँ, जो कि ऐसा कोई समझाएगा नहीं। आपका समय बचे इसलिए मैं इसको ऑलरेडी लिख करके समझाया, नहीं तो अगर मैं लिखता फिर समझाता तो समय बहुत ज्यादा जाता, जो कि हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब हम लोग चलते हैं थेल्स के प्रमेय को सिद्ध करने। तो समझिएगा, बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से समझिएगा प्यारे साथियों। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। प्यारे साथियों वीडियो को फटाफट से और दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक पर अभी भी आपका डाउट है या अभी भी कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ है तो प्यारे साथियों आप कमेंट करके बताइएगा कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइएगा, ये चैप्टर मेरा अभी क्लियर नहीं है या फिर ये टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। प्यारे साथियों और याद रखिएगा कि इस बार के जो पेपर हैं, इस पेपर में ये जो थेल्स का प्रमेय है ये तो हमारे हिसाब से कन्फर्म है आएगा। ठीक है, नहीं आया तो बिना इसके सीखे आप इनसे संबंधित सवालों को बिल्कुल नहीं लगा पाओगे, जो कि ऐसा तो है नहीं त्रिभुज से सवाल नहीं आएंगे, और त्रिभुज से आएंगे तो जो भी सवाल आएंगे प्यारे साथियों थेल्स के प्रमेय से ही आधारित सवाल आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों अब हम लोग सीखने चल रहे हैं थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय बोले तो प्रमेय 6.1 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए आपको दिख रहा होगा प्यारे साथियों, हम उसको लिख करके समझाते हैं। थेल्स का प्रमेय क्या होता है मैं पढ़ दे रहा हूं, आप देखिएगा यहां पर रहेगा, मैं डेरिवेशन इसका करता हूं, इसको सिद्ध करके दिखाता हूं किस तरह से ये थेल्स का प्रमेय सिद्ध होता है। ठीक है, चित्र देखिए, इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है उसको देखिए। तो प्यारे साथी समझिएगा, समझिएगा थेल्स का प्रमेय क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। समझ गए? चलिए अब यहां पर देखिए इसका कहने का क्या मीन है, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं। चित्र आप देखते रहिएगा, मैं भी एक चित्र बना करके आपको समझा रहा हूं। ठीक है, प्रमेय 6.1 जिसको कहते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। ठीक है, क्या है दोस्तों, जैसे यहां पर एक त्रिभुज मान लिए हम, एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी मान लिए। अब यहां पर देखिए एक हम बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं डीई। ठीक है, डीई, ये बीसी के समांतर एक रेखा खींचे। फिर इसके प्रमेय का कहने का क्या मतलब है, अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं पर किसी तीसरे भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को किसी बिंदु पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो ये जो अनुपात है AD बटे DB और AE बटे EC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है यहां पर देखिए कि ये अगर खींची जाए बोले तो जो BC के समांतर क्या है D अगर खींची जाए तो जो AD बटे DB है वो AE बटे EC के बराबर होगा, AE बटे EC के बराबर होगा। ये इसके कहने का मतलब है। तो चलिए ये हम सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे ये बराबर है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए देखिएगा, यदि ये हम रचना में लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उसी तरह से आपको भी लिखना होगा, रचना में लिखना होगा।
यहाँ पर हेडिंग बना लीजिएगा रचना। इसके बाद लिखिएगा यदि BC समांतर है DE के, या यदि DE समांतर है BC के, ठीक है। तो क्या होगा प्यारे साथियों, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टेप में जैसे चित्र में रचना किया गया है, जिस तरह से बनाया हुआ है उस तरह से हम इसको पूरा करते हैं। जैसे देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो AD है, AD से एक लंब खींचेंगे E पर, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं N, और AE से एक लंब खींचेंगे D पर। और क्यों खींच रहे हैं अभी आगे आपको पता चल जाएगा। ये है M, ठीक है। M हो गया, N हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए, D को हम C से मिला देते हैं, D को C से मिला देते हैं। इसके बाद B को या E को B से मिला देते हैं, ठीक है। ये चीज यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, AD पर, ठीक है, या DM AE पर लंब है, DM लंब है किस पर, AE पर, वह EN लंब है किस पर, AD पर, EN लंब है किस पर, AD पर, ठीक है। तथा DC और BE को मिलाया, ठीक है। DC तथा EB को मिलाया, ये लिख लिए। अब प्यारे साथियों यहां पर देखिएगा, त्रिभुज हम ADE लेते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, आधार AD, आधार क्या होगा AD, और इसका लंब क्या होगा EN, लंबवत ऊंचाई यही है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार क्या है, आधार है AD और गुणे लंब क्या है EN। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब प्यारे साथियों यहां पर हम लेते हैं त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहां पर देखिए त्रिभुज कौन सा लिए हैं, ये लिए हैं DB और E, ये वाला त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। स्पष्ट है ना। अब इस त्रिभुज में प्यारे साथियों देखिए, इसकी लंबवत ऊंचाई ये होगी, ये नहीं होगी। जो हमने आपको ये वाला बताया था कॉन्सेप्ट, यहां पर बढ़ा करके ऐसे करके, वैसे ही देखिएगा थोड़ा सा ये चित्र यहीं से ऐसे करके मुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी लंबवत ऊंचाई देखी जाए तो क्या है, EN है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये त्रिभुज ले रहे हैं जिस पर हम ऐसे करके थोड़ा सा इसको घुमा करके दिखाए हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। तो आधार क्या होगा प्यारे साथियों, इसका आधार होगा BD गुणे या DB और गुणे ऊंचाई क्या होगा EN। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब यहां पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर तो समीकरण 1 क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुणे AD गुणे EN बटे 1/2 गुणे DB गुणे EN। यहां पर देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल,
ई एन से ई एन कैंसिल, मिला क्या, ए डी बटे डी बी। इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। ठीक है, एनी डाउट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम पुनः ये जो त्रिभुज ए डी है फिर से लेते हैं, लेकिन अब इसको फिर से क्यों ले रहे हैं समझिएगा। पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लेने पर, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, अब हम ये आधार इसको मानेंगे, ठीक है, ए ई को, ए ई 1/2 ए ई आधार, सॉरी 1 मिनट, 1/2 गुणे ए ई और गुणे, अब ये आधार है तो इसकी लंबवत ऊंचाई क्या है, डी एम, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 3 मानते हैं। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे साथियों हम त्रिभुज लेते हैं डी ई सी, ठीक है, त्रिभुज लेते हैं ये वाला डी ई और सी, ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आई। चलिए अब त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार क्या होगा प्यारे साथियों, आधार इसका क्या होगा, ई सी गुणे ऊंचाई क्या होगा, डीएम, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, ये जो त्रिभुज डी ई सी है, ये जो त्रिभुज डी ई और सी है, और ये त्रिभुज डी बी ई है, ये दोनों एक ही भुजा पर बने त्रिभुज है या नहीं है। यही तो अभी हमने लास्ट में तीसरा कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीज बताया था, तीसरे कॉन्सेप्ट में यही बताया था ना, एक ही भुजा पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। यहां पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी बी ई बराबर है ई बी का क्षेत्रफल बराबर है किसके, डी ई सी के क्षेत्रफल के, डी ई सी का क्षेत्रफल, ठीक है। जब ये बराबर है तो प्यारे साथियों यहां पर जो डी ई सी है, हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डी बी ई का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जो डी ई सी है इसके स्थान पर हम डी बी लिख सकते हैं ना, दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर है। डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ई सी गुणे डी एम, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब यहां पर देखिएगा हमारा आधा से ज्यादा काम हो चुका है, अब कुछ नहीं रह गया। अब जिस तरह से समीकरण 1 और 2 का भाग किए थे, वैसे समीकरण 3 और 4 का भाग कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए प्यारे साथियों, भाग देंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे समीकरण 4 क्या है, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 गुणे ईसी और गुणे डीएम बटे 1/2 गुणे ईसी, एक मिनट ए ई है, ठीक है, और ईसी गुणे डी एम, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल। अब यहां पर क्या मिला, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ई सी, इसको हम इक्वेशन बी मान लेते हैं। यहां पर देखिए समीकरण ए में जो लेफ्ट हैंड साइड है वही समीकरण बी में भी है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। या फिर यहां पर ये लिख लीजिएगा, समीकरण ए व बी की तुलना करने पर
तो प्यारे साथियों क्या मिलेगा, AD बटे DB, और बराबर यहां से क्या मिलेगा, AE बटे EC, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। एनी डाउट, कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं थेल्स प्रमेय के विपरीत पर, जो इसका उल्टा है, या प्रमेय 6.2, उसको भी सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं थेल्स प्रमेय के विपरीत पर, दूसरा प्रमेय जो है। अब दूसरा प्रमेय क्या है प्यारे साथियों, जिस तरह से ये था उसी तरह से वो भी है, बहुत अंतर नहीं है, बस फर्क इतना है कि इसमें जो है अगर कोई रेखा समांतर है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ये कहा था। अब उसमें कह रहा है कि अगर किसी भुजाओं का अनुपात बोले तो त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो उनमें जो तीसरी भुजा है वो क्या होगी, जो प्रतिच्छेदित रेखा है उसके समांतर होगी, बस, और कोई अंतर नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रमेय 6.2 पर। देखिएगा आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा प्रमेय 6.2, इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विपरीत, ठीक है, थेल्स प्रमेय का विपरीत या उल्टा, ठीक है प्यारे साथियों। प्रमेय 6.2 देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ऊपर देखिएगा, ठीक है, आप लोग ऊपर देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं। प्रमेय 6.2 क्या कह रहा है प्यारे साथियों, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये कह रहा है, समझ में आया। चलिए इसका कहने का मतलब क्या है प्यारे साथियों, यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा हम चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं, ठीक है। ये है, मान लेते हैं त्रिभुज, कोई त्रिभुज मान लेते हैं ABC, ये त्रिभुज है ABC, ठीक है। कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो इसका मतलब है कि तीसरी भुजा के समांतर है वो रेखा। जैसे मान लेते हैं दिया है सवाल में, ठीक है, ABC, मैं मान लेता हूं ये भुजा जो है D है और E है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे पिछला चैप्टर, जिसमें हमें परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दिया था, कहा था ना, तो कहता था कि सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसमें हम क्या करते थे, उसके विपरीत मानते थे, उसको हम परिमेय मानते थे। परिमेय मान करके जब सिद्ध करते थे तो वो परिमेय निकलता नहीं था, तब हम कहते थे कि यह अवधारणा गलत है, इसलिए क्या है, अपरिमेय। वैसे इसमें भी मान लेंगे कि अगर ये संभव है कि एक दूसरी रेखा खींचते हैं, ये समांतर है तो ये समांतर नहीं होना चाहिए। अगर ये सिद्ध करते हैं कि ये जो बिंदु है अगर एक ही बिंदु है तो ये रेखा क्या होगी, समांतर होगी। हमें कहा है कि D समांतर है, दिया है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि ये जो रेखा ये समांतर नहीं है। अगर आ जाता है समांतर है तो मतलब हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, तो हम क्या कह देंगे इसको कि यह तीसरी रेखा की क्या है, समांतर है, सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहले तो यहां पर मान लेते हैं, या जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि जो D है वो BC के समांतर है, DE है वो BC के समांतर है, ठीक है, जो D है वो BC के समांतर है। जब D BC के समांतर है तो यहां पर क्या मिलेगा, अभी हमने बताया कि थेल्स प्रमेय अगर समांतर है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यही तो बताया। चलिए अब यहां पर हम मान लेंगे यदि संभव हो तो जो DE डैश है, DE डैश वो किसके समांतर मान लेते हैं, BC के समांतर। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 से जो DE है वो समांतर है BC के, तो यहां पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर कोई भुजा समांतर है किसी भुजा के तो अगले दोनों भुजाओं के जो असंगत अनुपात है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर क्या मिलेगा प्यारे साथियों, AD बटे DB बराबर क्या मिलेगा, AE बटे EC, ठीक है, यही मिलेगा ना। इसको हम इक्वेशन A मान लेते हैं। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसी प्रकार यहां पर हम लोग जो DE डैश माने हैं BC के समांतर, इस पर लिखते हैं थेल्स प्रमेय से।
जब डी ई डैश बी सी के समांतर है तो ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, और इधर बराबर हो जाएगा ए ई डैश बटे ई डैश सी, ए ई डैश बटे ई डैश सी। ठीक है, ये मिलेगा। इसको हम समीकरण बी मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण क्या है, बी मान लेते हैं। अब प्यारे साथियों यहां पर देखिए, जो ए डी है डी बी है, इधर भी ए डी बटे डी बी है। जब समीकरण ए व बी की तुलना करेंगे, समीकरण ए व बी की तुलना करने पर आइए यहां पर तुलना करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। ए ई बटे ई सी बराबर क्या होगा, ए ई डैश बटे ई डैश सी। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो यहां पर ए ई बटे ई सी प्लस एक बराबर ए ई डैश सी प्लस एक। संक्रियाएं समान है इसलिए कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर भी प्लस एक है, यहां पर भी प्लस एक है। इसका गुणा करेंगे तो ए ई प्लस ई सी बटे ई सी बराबर ऐसे ए ई डैश प्लस ई डैश सी और अपान में ई डैश सी। तो यहां पर देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो यहां पर हो जाएगा ए सी बटे ई सी। अब फिर देखिएगा ए ई डैश और ई डैश सी ये किसके बराबर है, ए सी के ही तो बराबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बटे ई डैश सी, ए सी से सी कैंसिल, तो ये ए सी के बराबर क्या आ जाएगा, ई डैश सी आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि जो ई सी है वो ई डैश सी के बराबर है। मतलब यहां पर देखिए, जो ई सी है, ई सी दूरी बराबर है, हम बिंदु अलग अलग माने हैं, लेकिन इसमें देखिए जो ई सी है वो ई डैश सी के बराबर बता रहा है। बोले तो ये जो दूरी है वो इस दूरी के बराबर है। तो मतलब ये जो दोनों बिंदु अलग अलग दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, है नहीं ना। मतलब ये बिंदु अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये जो हम माने हुए हैं ये हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। ठीक है, यह तभी संभव है जब ई बराबर ई डैश है। ई बराबर क्या है, ई डैश, मतलब एक ये बिंदु ए बिंदु दोनों एक ही हैं, तभी तो ये संभव है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। क्या है, गलत है। अतः बी ई, ये जो बी ई रेखा, सॉरी डी ई, हाँ डी ई किसके समांतर है, बी सी के, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है प्यारे साथियों, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी प्रमेय समझ में आ गया। तो दोनों प्रमेय बेहद इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रमेय को बहुत ही विधिवत ढंग से सीख लेना। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, दोबारा देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये तो हमारा जो इंपॉर्टेंट था वो हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे प्रमेय, बस छोटा छोटा प्रमेय है प्यारे साथियों, 2-3 प्रमेय और हैं, इसको भी सीख लेते हैं ताकि हम लोग अगले वीडियो में इन सभी टाइपों के सवालों को लगाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीख रहे हैं, इन सभी टाइपों पर जो है सवाल कल हम लोग लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसको बहुत ही विधिवत ढंग से लगाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे सवाल। सबके सब सवाल प्रीवियस ईयर के होंगे प्यारे साथियों। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रमेय 6.3। प्रमेय 6.3 क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, मैं नीचे जो है इसको समझाता चलूंगा, बाकी स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, किताब का जो है वो मैं लाया हूं, अब देखिए। चलिए, प्रमेय 6.3 क्या कह रहा है, इसको बोलते हैं ए कसौटी, बोले तो एंगल कसौटी। कह रहा है कि यदि दो भुजाओं में संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका मतलब समझे, जैसे एक त्रिभुज में मान लिया ये है ए बी सी,
और एक त्रिभुज ए में मान लिया पी क्यू आर, ठीक है, ये दो त्रिभुज मान लिए। अगर यहाँ का कोण जो है इसके बराबर है और यहाँ का जो कोण है वो इसके बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा है दो कोण आपस में बराबर हैं, किसी भी दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं, इसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। समझ में आया? तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होता है, समान हो जाता है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी हम क्या कहेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर के समांतर है। समझ में आया? एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों। जब त्रिभुज समरूप रहेंगे, ध्यान देना, तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, शॉर्ट में लिखने का तरीका बता रहे हैं, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, और ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, ये संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब प्रमेय 6.3 हो गया। अब हम लोग प्रमेय 6.4 को सीख लेते हैं। प्रमेय 6.4 क्या कह रहा है प्यारे साथियों, देखिए स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहा है कि ये बोलते हैं इसको एस कसौटी, ठीक है, साइज साइज साइज, ठीक है। चलिए अब बोले तो इसको बहुत लोग साइड साइड भी कहते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। साइड कहिए या साइज कहिए, साइज मतलब उसकी लंबाई हो जाएगी, साइड मतलब बगल वाला भुजा हो गया, वो तो एक ही चीज है, ठीक है। चलिए यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, ठीक है, तो वो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका कहने का मतलब क्या है प्यारे साथियों, जैसे यहाँ पर मैं त्रिभुज ले लिया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, मान लेते हैं ए बी सी, और ये हो गया पी क्यू आर। यहाँ पर मैं 2 3 4 और 4 6 8 ये मैं ले लिया। अगर इनकी भुजाओं का अनुपात देखिए ए बी बटे क्या है, पी क्यू, ठीक है, कितना है, 2 बटे 4, 2 दूना 4, 1 बटे 2 ना। ऐसे यहां पर बी सी बटे क्या ले लूं, क्यू आर, बोले तो 4 बटे 8, 4 दूना 8, और इसके बाद ए सी बटे पी आर 3 बटे 6, 3 दूना 6। यहां पर देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है ना, तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये प्रमेय कौन कह रहा है, 6.4 कह रहा है। एनी डाउट? इसको बोलते हैं एस कसौटी, ठीक है, और इसको बोलते हैं एंगल कसौटी या ए कसौटी। समझ में आया? एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रमेय 6.5 देखते हैं प्यारे साथियों। इसमें क्या है कि दो साइड बराबर होंगे, एक एंगल बराबर होगा, ठीक है, दो साइड बराबर होंगे, साइड के भुजाओं का अनुपात, और एक एंगल बराबर होगा। ये 6.5 है, इसको बोलते हैं एस कसौटी, ठीक है, कसौटी मतलब नियम। चलिए अब एस कसौटी क्या है देखिएगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों भुजाएं त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे कि मैं यहां पर एक त्रिभुज ले रहा हूं ए बी सी, और एक त्रिभुज यहां पर मैं ले रहा हूं पी क्यू आर, ठीक है। ये त्रिभुज में मान लिया जो है 2 3, इसका 2 3, और यहां पर जो है 40 अंश मान लिया। इसके बाद 4, यहां पर एक 4 और 6 ये कोण ले रहा हूं, ठीक है, 40 अंश ये कोण ले रहा हूं। अगर ऐसा है कि उसका एक कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, देखिए 2 दूना 4, ये 40 अंश है, 40 के इधर वाला एक भुजा, इधर वाला एक भुजा, ये भी एक भुजा इधर वाला, एक भुजा इधर वाला, ठीक है, यही तो लिया जाएगा। 2 दूना 4, 3 दूना 6, अगर भुजाओं का अनुपात है तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। ये किसका प्रतीक है, समरूपता का प्रतीक है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अर्थात यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आया? एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं प्रमेय 6.6 जो कि लास्ट प्रमेय है, इसको भी सीख लेते हैं। पहले साथियों फटाफट से जो है आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो कंजूसो लाइक कर दो। अब तो जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं प्यारे साथियों प्रमेय 6.6 पर। प्रमेय 6.6 क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये समझिएगा, जैसे एक त्रिभुज ए हो गया ए बी सी, और एक त्रिभुज ए हो गया पी क्यू और आर, ठीक है। अगर हम कहें कि इन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, इन त्रिभुजों का
जो क्षेत्रफल है इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है या समानुपाती होता है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर या ए सी बटे पी आर का स्क्वायर या बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर। ये होता है प्रमेय 6.6 और इसी के साथ आपका सभी प्रमेय बहुत ही सरल तरीके से खत्म हुआ। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत ही विधिवत ढंग से समझ में आया। तो प्यारे साथियों, अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो और भी दोस्तों के पास भेज दो, क्योंकि इसके बाद वाली जो वीडियो होगी प्यारे साथियों उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे उनको हम कराने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।